नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। कल मिडिल ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी रात थी। हमास की तरफ से गजा के अंदर सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। अब ऐसे में जिस तरीके से लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हुए नजर आ रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि हमास ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके गजा के अंदर सीज फायर की बात कही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में इस पूरे प्रकरण के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने ज्यादा उत्साहित क्यों नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हमास ने डोनाल्ड ट्रंप की पीस डील को क्यों स्वीकार कर लिया है। और सबसे एक और बड़ा सवाल जो है वो ये है कि क्या हमास डर गया है। इसके लिए मैं अशोक कुमार पांडे सर से जानूं कि सर, इस पूरे मसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं और परख रहे हैं। मिडिल ईस्ट अपने आप में बहुत उलझा हुआ मामला है। कभी भी हम मिडिल ईस्ट को एकदम सीधे सीधे देखने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। देखो, एक डील का प्रपोजल आया और वो डील का प्रपोजल तैयार किया अरब और मुस्लिम देशों ने मिलकर। उसके बाद वो प्रपोजल ट्रंप के पास जाता है। ट्रंप नेतन्याहू को बुलाता है, नेतन्याहू से फोन करवाता है वो कतर के जो अमीर हैं उनको, और माफी मंगवाता है। और फिर वो प्रपोजल पब्लिक करता है, कहता है कि ये 3000 साल दो, उसको आदत है 2000, 3000, 5000 साल की बात करने की। कश्मीर में भी वो 2000 साल की बात कर रहा था, तो वहां वो सीधे सीधे कहता है कि ये प्रपोजल है और हमास को मानना होगा। उसके बाद जो तमाशे शुरू हुए थे उनको समझना जरूरी है। अरब देशों से भी ये लगातार वाइब्स आ रही थी, और कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी ये बात कही कि जो प्रपोजल तैयार हुआ था ये वो प्रपोजल नहीं है, इसमें कई सारी चीजें जोड़ी गई हैं। जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि इजरायली सेना को पूरी तरह से गजा के बाहर आना था। ये ओरिजिनल प्रपोजल में था, लेकिन जो प्रपोजल दुनिया के सामने आया उसमें यह आया कि आधे पे तो वो लगातार रहेंगे, और जब इजराइल को लगेगा कि कोई खतरा नहीं है तब वो वहां से सेना हटाएंगे। तो सवाल ये हुआ कि अगर अगले 50 साल तक इजराइल को ऐसा ना लगे तो क्या इजराइल अपनी सेना नहीं हटाएगा। ऐसे ही कई सारे और प्रपोजल थे हमास के हथियार रखने को लेकर, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, क्योंकि हमास पहले भी कहता रहा है होस्टेज छोड़ने की बात हमास बहुत दिनों से कर रहा है। ये बात नोट कर लेनी चाहिए। हमास ने 1 महीने पहले भी ये बात कही थी कि हम सारे होस्टेज एक साथ छोड़ देंगे, युद्ध बंद हो जाए और परमानेंट बंदी हो जाए, लेकिन उस समय भी नेतन्याहू ने आगे पीछे किया। तो वो प्रपोजल सामने लेके आए थे। अब लग क्या रहा है, आज अगर हमास ने जो स्टेटमेंट दिया उसको गौर से अगर आप शब्द दर शब्द, लफ्ज दर लफ्ज पढ़ें तो बहुत साफ समझ में आ रहा है कि वो कोई ऐसा ही प्रपोजल नहीं बनाया गया है, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से लिखा गया है। हमास का डर क्या था? हमास का डर था कि अगर वो मना कर देता है तो 2 खतरे हैं। पहला खतरा तो ये है ही कि अमेरिका मदद करने लगे और गजा के अंदर और ज्यादा जेनोसाइड शुरू हो जाए। साथ में कतर जो है वो इनको सहयोग करने से मना कर दे कि भाई तुम हमारे मुल्क में नहीं रह सकते हो, तो फिर कहीं जाने के लिए जगह नहीं बचती है इनके पास। लेकिन उससे बड़ा खतरा था कि अगर इस मोमेंट पे हमास मना कर देता तो सारी दुनिया में मैसेज ये जाता कि हमास पीस नहीं चाहता है। तो उसने शुरुआत ऐसे की कि हम वेलकम करते हैं, लेकिन उसके बाद उसने कहा है कि निगोशिएशन शुरू होगा, बातचीत शुरू करेंगे। एक बहाना यह है कि भाई लड़ाई चल रही है, पूरे गजा में बम गिर रहे हैं। पहले भी उसने कहा था कि एक होस्टेज पता नहीं कहाँ है, हमें नहीं मिल रहा है, तो आप लड़ाई रोकिए तो हम होस्टेजेस को तलाशें, कब्रें उनकी जहां हमने बनाई हैं, लाशें रखी हैं वो निकालें, तब हम आपको दे पाएंगे। तो लेकिन साथ में निगोशिएशन की बात की है। जो ट्रंप ने कहा है उस दिन उसको पूरी तरह से नहीं माना है। तो डरने वरने की बात होगी उसमें। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमास थोड़ा बहुत डरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत डर होगा, लेकिन बहुत होशियारी से बनाया हुआ यह प्रपोजल है। इसीलिए देखो, इजराइल में एकदम खलबली सी मची हुई है। इजराइल का कोई भी अखबार, मैं सुबह कई सारे अखबार देख रहा था, सब जगह साफ साफ यह है कि नेतन्याहू को जब ये स्टेटमेंट आया था तो ये लगा था हमास ने तो मना कर दिया क्योंकि वर्बेटिम माना नहीं, तो अब हमारे पास खुली छूट होगी गजा पर हमला करने की। लेकिन ट्रंप तुरंत उसको ट्रूथ सोशल पे पोस्ट करता है, हमास की पूरी पोस्ट करता है वहां पे, और कहता है कि गजा में जो लड़ाई है वो तुरंत रोक दी जाए। तो ये नेतन्याहू के लिए भी थोड़ा सा सेटबैक तो है। तो अब आपको आगे क्या संभावना जो है वो होती हुई नजर आ रही है? मैंने वही कहा कि मिडिल ईस्ट इतना उलझा हुआ है कि कुछ समझना इतना आसान काम नहीं है। अभी देखो, कतर के साथ अमेरिका ने एक समझौता किया है और वो समझौता कोई सीनेट में पास नहीं हुआ है। ट्रंप ने एक ऑर्डर निकाल दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया। ऑर्डर नाटो जैसा समझौता किया है कि कतर के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो इसको ये माना जाएगा कि अमेरिका के ऊपर हमला हुआ है। अब इसको समझने की जरूरत है। कतर में रहते हैं हमास के लोग, हमास के लोगों को कतर में रखा गया है, और ये जो रखा गया है ये इजराइल और अमेरिका के कहने पर रखा गया है, ये दुनिया जानती है।
कतर कई बार इस बात को कह भी चुका है कि भाई हमसे तो कहा गया था कि संभाल के रखो। अब हमास के लोग ये गारंटी चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि एक तरफ युद्ध बंद हो जाए, दूसरी तरफ सीधे हमें बम फेंक के आप मार दो, जैसा पिछली बार किया था। तो है तो वो कतर के साथ समझौता, लेकिन हमास को गारंटी है कि तुम्हारे लोगों को नहीं मारा जाएगा, क्योंकि कतर के ऊपर अब इजराइल इस समझौते के बाद हमला नहीं करेगा। तो एक तो मामला यह है कि हमास के लोगों को यह कह दिया गया कि तुम्हारे ऊपर इस तरह के हमले नहीं होंगे। दूसरा, हमास ने जो बातचीत का बात, निगोशिएशन की बात की है, जिसको ट्रंप ने मान लिया है, मुझे यह लगता है कि कम से कम 2 मुद्दों पे बात क्लियर होगी। एक तो यह होगा कि सेना को और पीछे हटाया जाए, या सेना के हटाने का एक टाइमलाइन फिक्स किया जाए, 3 महीने 6 महीने जितना भी हो, एक टाइमलाइन फिक्स किया जाएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि गजा के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है वो पूरी तरह से फलस्तीनियों को सौंपने की बात होगी। हमास का उसमें रोल हो ना हो, वैसे नहीं होगा हमास का रोल, लेकिन टेक्नोक्रेट्स को सौंपने की बात होगी। और तीसरी एक बड़ी बात ये हो सकती है कि नेतन्याहू से ये गारंटी ली जाए कि आगे वो कोई इस तरह का हमला नहीं करेंगे। तो अब इस पूरे प्रकरण के अंदर आपको नेतन्याहू की अगली चाल क्या नजर आ रही है? देखो, शैतान की अगली चाल गेस करना आसान है, नेतन्याहू की अगली चाल गेस करना मुश्किल है। एक बात बहुत क्लियर समझना चाहिए कि कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से नेतन्याहू का एक प्रेशर अमेरिकन जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसके ऊपर रहता है। लेकिन पिछले दिनों में चीजें पलटी ऐसी हैं कि अमेरिका के अंदर नेतन्याहू का समर्थन जनता के लेवल पर बहुत ज्यादा घटा है। मतलब आज की डेट में जनता जो है वो फलस्तीन पर ज्यादा भरोसा करती है, नेतन्याहू पे कम भरोसा करती है। इसका जो ग्रुप था, ट्रंप का जो ग्रुप था, इसको मागा बोलते थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसके एक बंदे को मारा गया, चार्ल्स कर्क को मारा गया। उस पर बार बार ये बात आ रही है कहीं इजराइल ने तो नहीं मरवाया, क्योंकि लास्ट के टाइम में वो इजराइल के खिलाफ बोल रहा था। इनका जो सबसे बड़ा प्रवक्ता था टकर कार्लसन, वो तो इजराइल को लेकर लगातार ऐसी बातें कर रहा है कि इजराइल क्यों इतना ज्यादा इजराइल की अमेरिका में चलती है, हम क्यों मदद कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इजराइल का अपना एक भरोसा टूटा तो है अमेरिका में, लेकिन स्टिल वो कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी बहाना लेके जंग शुरू कर सकता है। लेकिन अभी की अगर बात करो तो नेतन्याहू बैकफुट पे गया है, और बड़ा खतरा यह है कि अगर युद्ध रुक जाते हैं तो नेतन्याहू को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए कोई नया युद्ध उसको शुरू करना पड़ेगा अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए। मेरा अपना गेस है कि ईरान के साथ कुछ तमाशा हो सकता है, लेकिन थोड़ा और रुक के इंतजार करना। हाँ, फिलहाल ये अच्छी बात है कि गजा में बमबारी रुक गई है, और बाकी सब राजनीति कूटनीति से अलग हम यही चाहेंगे कि गजा में बमबारी रुकी रहे, बच्चों को थोड़ा सा चैन मिले, वहां पे इमदाद पहुंचे, खासतौर पे खाना और बाकी सारी चीजें। बाकी देखा जाएगा, मिडिल ईस्ट है, वहां कुछ ना कुछ चलता रहता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, जिस तरीके से अब ये पूरी की पूरी चर्चा आपने देखी और सुनी, तो अब आपको इस मिडिल ईस्ट की स्थिति पर क्या कुछ कहना है, आपकी जो अपनी राय जो बन रही है वो भी आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसी चर्चाओं को हम आगे और भी बढ़ा सकें। तो बहरहाल अभी के लिए फ़िलहाल धन्यवाद, नमस्ते।